अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब एक नया हफ्ता है, नई सुबह है और नई एनर्जी के साथ अपने दिन का आगाज़ हमेशा की तरह आपके साथ भी करूँगी और अपने प्रोग्राम में आगे भी बढ़ूँगी और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी एक अच्छी कह ले कि एडवाइस के साथ, नसीहत के साथ कि बताया हमें जाता है कि जनाब कामयाब ज़िंदगी हर शख्स का ख्वाब होता है, मगर कामयाब वही होते हैं जो अपने फ़ैसलों, अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार किसी और को नहीं ठहराते हैं बल्कि ख़ुद को समझते हैं। कोई शख्स इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक वो रोज़ाना उस चीज़ पर गौर ना करे कि वो कर क्या रहा है, जो कुछ भी वो कर रहा है अपनी ज़िंदगी में क्यों कर रहा है और इस सब का जो नतीजा है क्या निकलेगा। हमें लगता ये है कि बड़ी आम सी बातें हैं, ये तो सबको ही पता होंगी, मगर ऐसी बात नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी बातें सिर्फ उस इंसान के जहन में आ सकती हैं जो ख़ुद एहतसाब भी करता हो, जो ख़ुद को अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद ना समझता हो। आज हम ख़ुद एहतसाबी के मुतालिक बात करेंगे कि ये कितनी ज़रूरी है, इसका फ़ायदा क्या है, और याद ये रखना है हमें कि ख़ुद एहतसाबी इस बात की ज़मानत भी होती है कि हम अपने साथ कितने सच्चे हैं, हम अपनी ज़ात के साथ कितने मुखलिस हैं। हमारा नुकसान उस वक्त होता है जब हम सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी का रास्ता छोड़ देते हैं, जान छुड़ाते हैं और अपनी नाकामियों के एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं। ज़िंदगी में कामयाब होना हो तो ऐसी बात नहीं बन सकती है। जो अपनी नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं सीख सकते हैं। इंसान हमेशा क्या करता है, अपने फ़ैसलों से और अपनी गलतियों से सीखता है अपनी ज़िंदगी में, मगर वो शख्स जो राह फ़रार ढूंढता है, हर चीज़ से ढूंढता है, कभी अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं ले सकता। और यही वजह है कि उसकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं, मैं तो कहूँगी, ठहर जाती है या ख़त्म हो जाती है। और हमें चाहिए कि हम खुद एतमादी के साथ अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले करें और अपने फ़ैसलों पर डट जाएं, उन्हें एक्सेप्ट भी करें। फिर चाहे नाकामी भी क्यों ना हो जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करें। अभी हाल ही में ये जो सारी एक भाग दौड़ हुई, इलेक्शन का समा था, बहुत से लोग इस इलेक्शन में कामयाब ठहरे, बहुत से लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन जब आप अपनी कामयाबी पे जश्न मनाते हैं लेकिन अपनी नाकामी को किसी और का ज़िम्मा ठहरा देते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं समझते हैं या अपना कसूर नहीं समझते हैं, तो फिर आप कभी भी उसके बाद भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। तो हमने इस इलेक्शंस में भी, इलेक्शन 2024 जिसके ऊपर हमने बहुत बात की है, इलेक्शन टॉक्स भी हुई है, डिस्कशंस भी हुई हैं, लेकिन उसमें हमें ये भी एक बड़ा अच्छा एलिमेंट कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ से भी मिला है कि जो नाकाम हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है ख्वाजा साद रफ़ीक का, कि अगर वो अपने हल्के से हारे हैं ना, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि उनके जो ओपोनेंट थे, जो जीते हैं, खोसा साहब, उन्होंने उनको मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हार और जीत का सिलसिला तो रहता है, जब आप मैदान में दो लोग उतरते हैं मुकाबला करने के लिए, तो एक शख्स ने ज़रूर हारना होता है और एक शख्स की ही कामयाबी उसके मुकद्दर में आती है। तो ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर होता है कि अगर आप अपनी कामयाबी अगर समेट रहे हैं तो आप अपनी नाकामी का जो बोझ है वो भी अपने ही कंधों पर डालें, किसी और के कंधों पर ना डालें। कामयाबी, नाकामी ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है। बड़ा जुर्म ये है कि हमारे फैसले भी दूसरे करते हैं और हम उनमें नाकामी का जिम्मेदार भी अपने दूसरों को ही ठहराते हैं। अगर सारी ज़िंदगी यही चलता रहेगा तो हमारी अपनी शख्सियत का क्या बनेगा, हमारी ज़ात की क्या हैसियत रह जाएगी। जब ज़िंदगी हमारी है ना, तो फैसले भी हमारे ही होने चाहिए, फिर चाहे वो किसी तरह के भी क्यों ना हो। ज़िम्मेदारी भी हमारी ही बनती है और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपने ऊपर भरोसा करके
किसी फ़ैसले के लिए कदम उठाते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर रहे होते हैं। फिर आप बार बार अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, बार बार ये सोचेंगे कि मेरे एक्शंस किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं, उनके आउटकम्स क्या निकलेंगे, और कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो मुझे मेरे मकसद के ज़्यादा करीब लेकर जा रहे हैं, और कौन से ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जो मुझे मज़ीद अपने मकसद से, अपने गोल्स से दूर लेकर जाएंगे, जो मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए, अपने जहन में रखना चाहिए कि ऐसा शख्स जो अपनी चीज़ें ध्यान में रखता हो, वो खुद ब खुद एक डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारने लगता है, और ये डिसिप्लिन ही हमारी कामयाबी की ज़मानत भी होता है। डिसिप्लिन में ये नहीं आ जाता कि जनाब आपने ऐसे बैठना है, आपने इस तरह खाना है, आपने ये चीज़ें करनी है। डिसिप्लिन में ये भी चीज़ें आती हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, आपने अपनी ज़िंदगी के लिए कौन कौन सी डायरेक्शंस जो है ना वो रखी हुई हैं, आपने अपने लिए ऑप्शंस किस तरह के रखे हुए हैं कि अगर मेरा एक ऑप्शंस अगर ज़िंदगी में मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया या हो पाई, तो मेरे पास कोई और अल्टरनेटिव होना चाहिए, कोई और बी ऑप्शन होना चाहिए, कोई और सी ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को यूज़लेस फील ना करूं, मैं कोई और ऑप्शन ऑप्ट कर सकता हूं, कर सकती हूं, मैं कहीं किसी और डायरेक्शन में भी जा सकती हूं। लेकिन जहां पर आपको पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में, और वहाँ पर आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया हो रही है, उसका आउटकम कोई नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है कि आप उस जगह पर गलत मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी मंजिल नहीं है। आपको अपनी मंजिल का तयन करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी ज़ात क्या चाहती है, आपकी शख्सियत क्या चाहती है, फिर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर समेटते हैं। तो हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका भी बहुत अच्छा गुजरेगा और आज का दिन मेरा भी बहुत अच्छा गुजरेगा इस एडवाइस के बाद। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के वाले से बात कर लेते हैं। तो अलीना नकवी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो आज के दिन हमें क्या नया बनाना सिखाएंगी, आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अलीना, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना नकवी। हमेशा की तरह आपके लिए कुछ नया और अलग लेके आई हूँ। आज हम क्राफ्ट में जो बनाने वाले हैं, आपके पास ही बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जैसे बैग्स हो गए, आपके क्लच हो गए जो ख़राब हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये तो मेरा फेवरेट था, मैं इसे फेंकूँ कैसे। तो इसको हम डेकोर करना आपको सिखाएंगे ताकि आप भी अपने क्लच को दोबारा यूज़ कर सकें। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको चाहिए होगी कुछ सीज़र्स, और मैंने ये डेकोर करने के लिए रखा हुआ है ये फ्लावर बना हुआ है, ये भी आपको मार्केट से मिल जाएगा, या घर पे भी आपके पास कोई अगर फ्लावर पड़ा हुआ इस तरह का जो ग्लिटरी हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये एक इस पे लगाने के लिए मैंने मिरर रखा हुआ है। ये मिरर भी लगाऊं क्योंकि हम लड़कियां हैं, हमारा क्लच हो, बैग हो और हमारे पास मिरर ना हो, ये हो नहीं सकता, ये होगा। और साथ मैंने इसको डेकोर करने के लिए जो ये पेपर रखा है, ये भी ग्लिटरी शीट पेपर है, इस पर भी ग्लिटर्स बने हुए हैं। और साथ में मैंने जो ये यूज़ करना है, इसके ऊपर जो कवर होगा इसका वो भी ग्लिटर की शीट से ही होगा। इसके साथ मैंने यूज़ करनी है ग्लू गन, आप चाहो तो डबल टेप भी यूज़ कर सकते हो, मैं इस टाइम ग्लू गन यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बैग है जो कि बेचारा ख़राब हो गया, अब इसको मैं किस तरह से बनाऊँगी, इसके ऊपर मैं यहाँ से शुरू करूँगी पहले ग्लू गन लगाना। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो आप बाद में काट सकते हैं। यहाँ पर ग्लू गन लगाऊँगी ताकि ये चिपक जाए, यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे भी, इसको यहाँ नीचे रखूँगी और इसके ऊपर इस तरह लगाना शुरू करना है आपने। बहुत एहतियात से, जब भी कोई बच्चा अगर इसका काम कर रहा है ग्लू गन से तो बहुत एहतियात से करेंगे, वरना आपका हाथ भी ख़राब हो सकता है, इससे जल भी सकता है, इसलिए किसी बड़े का होना आपके पास ज़रूरी होता है। अब इस तरह मैं ग्लू लगाती जाऊँगी, सारे एरिया पे इसको कवर करते जाएंगे हम आराम आराम से। शीट का ख्याल रखना है कि ज़्यादा अगर इसको हीट लगी या इस तरह ये खिंच गया ना तो वो उधर से डैमेज हो जाएगी, इसलिए आराम से आपने इसको शीट को इस तरह लगाते जाने ग्लू। इस तरह से हम इसको सारा कवर कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने इसको कवर कर लिया और अभी से इसकी एक डिफरेंट लुक आना शुरू हो गई है, जैसे पहले नहीं था, ये बिल्कुल अब प्यारा सा लगने लग गया। अब जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे ये वाली साइड, ये सारी साइड्स मैं काट दूँगी बहुत ही आराम से, जैसे आपके क्लच की शेप है उस तरह आप काट सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट्स मैं काट देती हूँ इसके। उसके पास बाद में हमारे पास रह जाएगी ग्लिटर शीट, तो दूसरी हमने इसके ऊपर लगानी है। आप चाहो तो इतना भी रख सकते हो, मुझे थोड़ा सा और ग्लिटरी चाहिए तो इस वजह से मैं थोड़ा सा और ग्लिटरी इसको करने वाली हूँ। अब इसके ऊपर ये वाली शीट लगाने वाली हूँ, यहाँ रखूँगी इसको। उसी तरह सेम मैं इसके सारे एज पे ये लगा दूँगी ग्लू गन से।
जेल और इसके ऊपर इसका भी जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो बाद में मैं कट कर लूँगी। इस तरह आपने लगा देना। ये लग गई। अब इस एरिया पे इसके ये भी सारा इस तरह हम कवर कर लेंगे बहुत ही एहतियात से, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी लुक चेंज होना शुरू हो गई है। ये वो लग ही नहीं रहा कि आपका क्लच था जो कि ख़राब हुआ था। और अभी मैं इसका एक्स्ट्रा पार्ट सारा काट देती हूँ। आपने भी बहुत एहतियात से काटना है, ज़्यादा नहीं काटना वरना फिर आपको शीट को उतारने में चेंज करने में प्रॉब्लम होगी। इसका सारा एक्स्ट्रा मैं काट दूँगी जल्दी जल्दी से। और फाइनल हमारा सिर्फ डेकोर करने के लिए इसके ऊपर जो हमने चीज़ें आपको शुरू में दिखाई थी, फ्लावर्स दिखाए थे और मिरर दिखाया था, वो रह गया। बाकी हमारा ये जल्दी से कंप्लीट हो चुका है। आपका भी कोई बैग, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं वेस्ट ना हो और चाहते हैं कि मेरा फेवरेट उसको पास रखना चाहते हैं, तो ये आइडिया आप लोगों के लिए है, आप इस पर काम कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट मैंने सारा जल्दी जल्दी से काट लिया। ये इस तरह से रेडी हो गया। अब इस पे फाइनल हमारी क्या चीज़ रहेगी, हमारे रह गई मिरर। मिरर की बैक पे, ये मिरर भी मेरे पास पड़ा हुआ था, एक बैग पे लगा हुआ था, मैंने इसे वेस्ट नहीं होने दिया। मैंने सोचा क्राफ्ट का काम है तो हमें कोई चीज़ तो वेस्ट होने ही नहीं देते, हर चीज़ को हम काम में ले आते हैं। तो ये भी मैंने इसके ऊपर। ठीक है, अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद थी। अलीना, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आम इंतखाबात तो हो चुके हैं और इलेक्शंस के कह ले के कुछ हलकों के हमारे सामने आ भी गए हैं। पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शन के नताइज थे, लेकिन अभी भी कुछ हलकों के नताइज जो हैं उनको चैलेंज किया गया है और उनकी कामयाबी को ख़ास तौर पर चैलेंज किया गया है कि शायद हमारे वोट ज़्यादा थे और धांधली हुई है। इसकी बाज़ गूंज भी हमें सुनाई दे रही है सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी। आज हमने इस पर ही बात करनी है कि जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है। पाकिस्तान में जितने भी बड़े लीडर हैं सियासी पार्टीज़ के, वो इस वक्त लाहौर, जिसको मरकज़ कहा जाता है, सियासत का मरकज़ कहा जाता है, सियासी सरगर्मियों का मरकज़ कहा जाता है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसमें आसिफ अली जरदारी साहब है, बिलावल भुट्टो है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ भी इधर बैठे हुए हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो पंजाब है वो किसको मिलेगा, वज़ीर आला का ओहदा किसको मिलेगा, क्योंकि उम्मीदवार तो बहुत ज़्यादा हैं। लंबी लाइन लगी हुई है वज़ीर आला बनने की और वज़ीर आज़म बनने की भी। तो ये सीट्स किसके कह ले के झोली में जाके गिरेंगी या किसके नाम होंगी, इस पर भी बात कर लेंगे। और दूसरा कि इलेक्शंस में कामयाबी को जिस तरह चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में, वो उस पर भी बात कर लेंगे कि इसका आगे क्या प्रोसीडिंग हो सकती है, क्या इसके नताइज हमें मिल सकते हैं और क्या इलेक्शन के नताइज पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इस पर भी बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में माहिर कानून बैरिस्टर तलहा मुश्ताक मौजूद हैं। तलहा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और उनके साथ लियाकत अंसारी साहब, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंसारी साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। अंसारी साहब, सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगी, क्या सिचुएशन बनी हुई है? इलेक्शन तो हो गए हैं, कुछ जो नताइज हैं वो भी हमारे सामने हैं, लेकिन अभी भी वो कह लें कि कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है कि शायद समझ नहीं आ रही कि हुकूमत बनने किसकी जा रही है। मखलूत हुकूमत बनेगी, इंडिपेंडेंट हुकूमत बनेगी, क्या सिचुएशन है? देखिए, ये जो कन्फ्यूजन का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बुनियादी तौर पर जो है वो सियासी अप्रोच की निशानदेही कर रहा है कि नताइज को तस्लीम नहीं किया गया या शिकस्त को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। आज़ाद उम्मीदवारों का इस कदर बड़ी तादाद में जीतना जो है वो तो सियासी जमातों के लिए, बिलखसूस मुस्लिम नून के लिए लम्हा फिक्रिया है कि पंजाब में जो है वो इस कदर बड़ी तादाद में सियासी जो उसे शिकस्त से हुई है, गो वो उसकी विक्ट्री मना रहे हैं, उन्होंने फतह मनाई है, गो उन्होंने जश्न भी किया है, गो वो हुकूमत भी बनाने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए तरीक़ाकार अब मुख्तलिफ है। प्री पोल जो इल्ज़ामात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। जो पोलिंग डे था वो पुरअमन रहा था और
ये हजम नहीं हो रही थी बात कि पोलिंग डे कैसे पुरअमन हो गया। वो बाद में समझ आई कि वो उसके बाद जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर्स से काम लेने की थी। उन्होंने कहा कि अगर पोलिंग डे पे कुछ हुआ तो पूरे मुल्क में जो है वो अफरा तफरी फैल सकती है, इंतशार फैल सकता है। तो वो बड़ा अक्लमंद और दानिशमंदाना फैसला किया और आरओज़ के ज़रिए वो काम लिया गया। अब पहली दफ़ा है कि ये फॉर्म 45 का तकद्दुस ही ख़त्म हो गया है। वो हारने वाले जो हैं, इवन के मुस्लिम नून के हारने वाले ये कह रहे हैं कि हम हारे हैं, हमारे पास जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक पीटीआई का जो हमायती याफ्ता था वो जीता है, लेकिन आरओ ने किसी तीसरे का अनाउंसमेंट कर दिया। फॉर्म 47 उसको जारी कर दिया। ये पहली दफा अभी ये भी हुआ है कि एक आम शख्स को भी पता है कि फॉर्म 45 क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है। मतलब ये मुझे लगता है कि हिस्ट्री में ये भी पहली दफा ही हुआ है। चले मुनीबा, यहाँ तक भी थी, चलो प्री पोल भी कर लिया आपने, अब आरओ से रिजल्ट भी ले लिए आपने, फॉर्म 47 इशू करवा लिया, लेकिन अब ये है कि जो लोग मासूम या बेचारे किसी तरह भी लड़ के जीत ही गए हैं, अब उनको वफादारियां तब्दील करवा के जो है वो मुस्लिम नून की जो है वो पॉकेट में भेजा जा रहा है। मरियम नवाज साहबा से कल लाहौर के जो है वो वसीम कादर जो शेख रहील असगर को शिकस्त देकर जीते थे। आखिर अच्छा, वो बहुत बड़ा अपसेट था सुहेल असगर वाला। वो अपसेट था और उससे बड़ा ये अपसेट है कि मुस्लिम नून ने हारने वाले अपने बच्चे जो हैं उनको डिसऑन करना शुरू कर दिया कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। मीर शेख रहील असगर हारा, उसे डिसऑन कर दिया और अब उसे वसीम कादर को जो है वो गले लगाया, उसे कहा कि अब आप हमारे बच्चे हैं, अब आप हमारे मुस्तकबिल हैं। और अभी तक मैं इस बात पे हैरान हूं कि वफादारियां बदलने वालों ने सबक नहीं सीखा कि जो 2024 में जो है वफादारियां बदलने वाले सब ही तकरीबन शिकस्त से दो चार हुए हैं। एक नूर आलम या कोई एक आध और कुछ जीत सका है, वो भी उसके भी रिजल्ट चैलेंज हुए हैं, लेकिन बाकी सब राजा रियाज हो, नवाब शेर वसीर हो, बासित बुखारी हो, सब शिकस्त से दो चार हुए हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी तौहीन है अवाम के मैंडेट की कि जिन लोगों ने लड़कर जिन लोगों ने पीटीआई के हक में वोट दिया है उन्होंने आग का दरिया अबूर किया है, उन लोगों ने मुश्किलात देखी, परेशानियां देखी हैं और एक ही रात में आप जीतते हैं। अभी तक आपने हल्फ भी नहीं उठाया और हल्फ उठाने से पहले ही आपने अपनी वफादारी बदल दी और अब और भी कहा जा रहा है कि हम और भी वफादारियां बदलेंगे और भी लोगों को शामिल करा के बहरहाल हर सूरत में पंजाब में और वफाक में अक्सरियत बनाने की अक्सरियत। ये इस पर बात करेंगे कि जिसका ऐलान किया जा रहा था कि हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे, पंजाब में जीतेंगे, हमारा घर है, हमारा गढ़ है, तो क्यों नहीं अक्सरियत मिल सकी, सादा अक्सरियत भी आपको नहीं मिल सकी, इसकी क्या वजह रही है। लेकिन अभी मैं तलहा की तरफ चलूंगी। तलहा, आप इस सारी सिचुएशन को एक तो कमेंट करें, किस तरह देखते हैं जो इलेक्शन हुए हैं। दूसरा ये कि जिस तरह चैलेंज किया जा रहा है हाई कोर्ट में कुछ हलकों में कि इनके हमारे वोट ज़्यादा थे लेकिन ओपोनेंट जीत गया है, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, कब तक इसके नताइज आ जाएंगे और क्या उसका इम्पैक्ट होगा आम इंतखाबात के जो नताइज हमारे सामने आए हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मुनीबा हम ये देखेंगे कि ये चैलेंज किस बेस पे किया जा रहा है। उसमें जो फॉर्म 45 है वो हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बूथ का है वो फॉर्म 45 तस्दीक शुदा पोलिंग एजेंट्स को देता है। उसमें उनके अंगूठे भी होते हैं, सिग्नेचर्स भी होते हैं और फिर कैंडिडेट अपने तौर पे फॉर्म 45 को कैलकुलेट करके अपनी पोजीशन देखता है कि क्या वो जीत रहा है या हार रहा है। तो जो हमें देखने में आया जहाँ पे ये 20 हलकों में चैलेंज किया गया अभी लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, तो उसमें इन उम्मीदवारों के मुताबिक जो फॉर्म 45 का रिजल्ट है उसमें ये जीतते हैं। फॉर्म 47 जो कि कंसोलिडेशन ऑफ फॉर्म 45 है, अच्छा, वो रिटर्निंग ऑफिसर करता है उस हल्के का। तो उसमें सिर्फ सिस्टम का ये काम है कि जितने फॉर्म 45 डाले गए हैं सिस्टम में उसको कैलकुलेट करे और जो जीतने वाला है उसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि इसके इतने हैं और इसके और वो फॉर्म 47 के थ्रू हमें मिलता है। जी, और उसकी जो प्रॉपर डिक्लेरेशन है वो ईसीपी फॉर्म 49 में आगे करती है। ओके, 49 तो बेसिकली एलेज ये किया गया है कि फॉर्म 45 जो हमारे पास मौजूद हैं उसमें वोट इतने हैं। फॉर्म 47 जब यकदम से आता है तो उसमें वोट और हमारे कम हो जाते हैं और ओपोनेंट के ज्यादा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें कुछ जो पीटीआई के बैक्ड उम्मीदवार थे वो और मानसेरा से नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी इस हार को जो हारे उसको चैलेंज किया है हाई कोर्ट्स के अंदर। अब हाई कोर्ट उसमें जायजा ये लेगी कि क्या वाकई ये केस मेरिट पे बनते हैं। फॉर्म 45 की भी हिदायत कर दी गई है कि आपके पास जितने मौजूद हैं वो सबमिट करवाएं। जी, ठीक है। उसमें कुछ उम्मीदवारों ने ये भी इस्तदा की है कि जो कंसोलिडेशन की समरी है कि हर पोलिंग स्टेशन की जो फॉर्म 40
जिसकी बेस पे 47 इशू किया Issue गया होता है है, वो हमें दिखाई जाए कि वो किस सिस्टम में क्या क्या नंबर्स डाले गए। अच्छा। तो जब वो फॉर्म 45 और उस सिस्टम की समरी को देखा जाएगा तो वहां से बड़ी वाजे नजर आ जाएगी कि कहां पर कम किया गया है, कहां पे ज्यादा किया गया है। तो उसमें अब दो रास्ते हैं, एक तो हाई कोर्ट ये मैटर यूसीपी को भी रेफर कर सकती है, अच्छा। उसका खुद नोटिस लेके कि आप इस मसले को फौरन से फौरन हल करें, करें, क्योंकि हमने ठीक है। देखा कि कुछ हलकों में हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया हतमी रिजल्ट जारी करने से। तो डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा दिखाया गया हाई कोर्ट को तो तभी ये स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट ने इशू किए और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि आप इस मैटर को जल्द से जल्द देखें। अच्छा। अगर इलेक्शन कमीशन उस मैटर को देखता है और जो भी डिसीजन देता है तो फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं ये सारे उम्मीदवार। अच्छा, अगर देखा जाए तो हमारा आइन इस हवाले से हमें क्या इजाज़त देता है या क्या बताता है कि अगर खुदा ना खास्ता जिस हलकों की हम बात करें 20 हलकों में कि वहाँ पर कहा जा रहा है कि शायद धांधली रिगिंग हुई है, तो अगर वहाँ से ये साबित हो जाती है तो क्या आगे से प्रोसीडिंग होगी, क्या कार्रवाई हो सकती है? उसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो जी रिकाउंटिंग होती है। अच्छा, उस हल्के की रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स होता है। जी ठीक है। बिल्कुल। और अगर रिकाउंटिंग के बाद भी मामला ये नजर आए कि मुस्तरदशुदा वोट ज्यादा हो गए हैं, अच्छा। फॉर एग्जांपल एक हल्के में 30,000 मुस्तरदशुदा हाँ, वोट आ जाते हैं, हाँ। तो वो डूबियस नजर आता है कि यहाँ पर इन वोटों के साथ भी कोई छेड़खानी हुई की है। हुई है। ठीक है। तो ओके। फिर उन हल्कों में स्पेसिफिकली आपके कोर्ट्स जो हैं वो रीपोल का ऑर्डर कर अच्छा, देते हैं। रीपोलिंग होती है दोबारा जी, से। बिल्कुल। ओके ओके। तो ये इसमें जरूरी है कि अगर हम कानून और इलेक्शन एक्ट को स्पेशली देखें तो दूसरी तरफ जो आपने पहले बात की कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं और क्या उनका किसी और जमात में जाना एक जमात से वोट लेकर, तो उस पर मैं थोड़ी जी, सी जरूर। ज़रूर बात साथ करना चाहता हूँ कि अगर हम कानून को देखें और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को देखें तो हॉर्स ट्रेडिंग को बिल्कुल ऐसा फरमाया गया है कि इससे बड़ा गुनाह एक पार्लियामेंटेरियन नहीं कर सकता कि किसी के मैंडेट पर वोट ले। लेकिन यहाँ पे तो आम है ना, ये तो कॉमन हो चुका है हॉर्स ट्रेडिंग करना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, ये तो हमने पहले भी देखा और अभी भी हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब ये थोड़ा सा एक फर्क इसमें ये है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो किसी पार्टी एफिलिएशन के बगैर आता है उसका तो राइट है कि वो 3 दिन के अंदर फॉर्म 49 जब उसे इशू होता है वो किसी भी जमात को ज्वाइन का कर हिस्सा बन सकता सकता है। लेकिन ठीक है। इस इलेक्शन में मामला थोड़ा मुख्तलिफ है कि अगर 100 लोग एनए की सीट पर जीतते हैं और वो एक पार्टी की एफिलिएशन से आते हैं, अच्छा। तो आया क्या उनका किसी और जमात में जाना, किसी और के वोट लेके वो डिफेक्शन के अंडर फॉल करता है या नहीं करता? ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमें कोर्ट्स से दोबारा रुजू किया जाएगा और क्लैरिफिकेशंस मांगी जाएंगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी डीलिस्ट कर दिया गया या सिर्फ इलेक्टोरल सिंबल छीना गया उनसे। अच्छा, तो मतलब अभी ये और आगे जो है ना वो एक सर्कल है, विशेष सर्कल है जिसमें हम जाने वाले हैं जब आम इंतखाबात के नताइज भी हमारे सामने आ जाएंगे, तो बहुत सी कन्फ्यूजन्स अभी भी है जो उसके बाद हल होंगी और हमें अदालतों का रुख करना पड़ेगा। अंसारी साहब, जिस तरह मैंने बात की थी कि बर्तरी की बड़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि हम भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे और वो भी पंजाब से, कि हमारा पंजाब घर भी है और गढ़ भी है नून लीग का, तो सादा अक्सरियत भी नहीं ले पाए हैं, क्या वजह लगती है आपको इसकी? ये तो मुस्लिम उनको सोचना चाहिए कि जो करोड़ों रुपया उस इश्तिहार पे दिया था द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उसका क्या बना? उसका क्या बना? नंबर 1। नंबर 2, लेकिन हवाएं तो हैं कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे कि नहीं? वो जो कहते थे ना मुझे स्प्लिट मैंडेट की बात ना करें, जब उन्हें इलेक्शन डे वाले दिन सवाल किया गया, अक्सरियत की बात करें, अक्सरियत की बात करें। 2/3 अक्सरियत, पहले इनको सादा अक्सरियत चाहिए थी, फिर 2/3 की चाहिए थी, फिर अब मखलूत में ही उसी तनख्वाह पे कहा अब हम इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं बना सकते, हम हमें सबको मिलकर साथ चलना पड़ेगा। वही PDM 2 बनेगी, पहले भी PDM ने गवर्नमेंट की और अब भी वही PDM का ही मलबूबा बनने जा रहा है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम नून की क़यादत जो सबसे ज्यादा राग लापती है वो ये कहती है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, उससे मईशत मजबूत होगी, वो इंतशार की सियासत नहीं करनी चाहिए, बेईमानी की सियासत नहीं करनी चाहिए, अखलाकियात के दायरे में सियासत करनी चाहिए ना, सबसे ज़्यादा उसका ये। अब अवाम का मैंडेट आया, उसको सबताज किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है या दबाव के तहत उनको लाया जा रहा है। ये कैसी सियासत है? तो अब इसका मतलब ये वाज़े तौर पर साबित हो गया कि कौन अदम इस्तेहकाम की सियासत कर रहा है,
को नवाज शरीफ के बयानात की ना जाया करें। वो कहते हैं मैं तो दूसरों के मैंडेट का एहतराम करूंगा। मुस्लिम नून ने हमेशा जो है वफादारियां तब्दील करने वालों के साथ उनको साथ मिला के अपनी हुकूमतें बचाई हैं। आपको पहले याद है जब अता मानेका की क़यादत में 20 रुकनी फॉरवर्ड ब्लॉक बना था तो शहबाज शरीफ ने सारी हुकूमत उस फॉरवर्ड ब्लॉक पे की थी और वो वफादारियां तब्दील करवा के 20 का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, उन्हें वजारतें दी गई, उन्हें मुख्तलिफ ओहदों से नवाजा गया। और अब भी जो है बेशक ये हुकूमत बना लें लेकिन ये पीटीआई बैक उम्मीदवारों का जो मैंडेट है उससे जो हुकूमत बनेगी उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी। और ये बात वाजे हो गई कि पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम नून हो, अगर वो वफादारियां तब्दील करने वालों से हाथ मिलाती है और उनकी बुनियाद पे हुकूमत बना रही है तो उसका मतलब वो सियासी अदम इस्तेहकाम को खुद दावत दे रही है। जिसके घर से जो है वो डकैती की जाएगी वो बाहर निकल के चीखेगा तो सही ना। तो अब आप जब वो चीखेंगे फिर कहेंगे कि ये हमारी हुकूमत को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं। लेकिन फिर आजाद उम्मीदवारों के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना अंसारी साहब, वो क्या करे? उन्होंने तो कहीं ना कहीं किसी के साथ इल्हाक करना है ना। जरूरी नहीं है किसी के साथ इल्हाक करना। 3 दिन के अंदर वो किसी एक सियासी जमात को ज्वाइन करने के इसलिए पाबंद हैं कि उसकी बुनियाद पर जो है स्पेशल सीटों का तयन हो जाएगा। लेकिन अगर वो उस 3 दिनों में नहीं किसी जमात को ज्वाइन नहीं करते तो वो फिर भी एमएनए रहेंगे, फिर भी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स फिर भी कर सकते हैं। कानून और आइन में पाबंदी नहीं है कि 3 दिन के अंदर किसी ना किसी जमात को लाजमी करना है। सिर्फ ये है कि अगर आपने करना है किसी को तो फिर आपके पास 3 दिन है, अदरवाइज आप सारी 5 साल भी आप आजाद बैठकर बेंचों पे बैठते हैं। लोग पिछली हुकूमत में थे, अहमद अली औलख जो है वो पंजाब असेंबली था, उसने 5 साल ही जो है वो आजाद ही रहा है, उसने किसी ये ऑप्शन भी मौजूद है उनके पास, पहले से मौजूद है। इसकी आइन बाइंडिंग नहीं रहता, आइन सिर्फ ये आपको पाबंद करता है कि अगर आपने जाना है तो फिर 3 दिन में चले जाएं जिसके पास जाना है। तो क्या आपको लगता है, आसिफ अली जरदारी साहब भी बैठे हुए लाहौर में, बिलावल भुट्टो, मुलाकातें भी चल रही हैं, शहबाज शरीफ साहब का वफ्द भी मिलने गया है उनसे, तो क्या लगता है कि ये आज़ाद उम्मीदवार दोनों ही कह रहे हैं कि हमारे हमसे राब्ते में आज़ाद उम्मीदवार, नवाज साहब भी कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी भी कह रहे हैं, तो कहाँ का जो हवा का झोंका है उस साइड को जाएगा? पहली बात तो यह है कि मुस्लिम नून ने अपने वोट को इज्जत दो के बयानिए को दफन किया। और बिलावल भुट्टो जो है नई सोच चुनो के बयानिए को अपने दफन करने जा रहे हैं। वो नई सोच के चुनो का नारा दोबारा से वही सोच आ रही है, पीडीएम वाली सोच पे चला गया। वही नवाज शरीफ जो बुरा था, वही शहबाज शरीफ जो बुरा था उसको गले लगाया था। कल वही मतलब जो है इलेक्शन की स्पीचेस, एक बार फिर ये बात एस्टेब्लिश हुई है कि वो स्पीचेस जो होती हैं वो तकारीर बराए तकारीर होती हैं। ना बिलावल को कोई नई सोच की फिक्र है और ना ही उन्हें वोट को इज्जत हो की फिक्र है। उन्होंने वोट को इज्जत हो की फिक्र जो है ना, जिन्होंने वोट बानी पीटीआई का उठा के अपने पास ले वो वोट को एहतराम नहीं दे रहे, वो वोट को चूम के जो है ना अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर दूसरा जो है जोड़ तोड़, उसमें अब ये बात है कि पंजाब में जो इस वक्त पार्टी पोजीशन है उसमें 137 मुस्लिम के पास अरकान सूबाई असेंबली हैं। और दूसरा ये है कि आजाद उम्मीदवारों के पास 5 आजाद जो हैं एमपीए जो हैं वो मजीद उन्होंने ज्वाइन किया, तो उस तरह उनकी 141 हो गई और 4 एमएनएस ने उनको आजाद ने ज्वाइन किया है और उनमें एक एमएनए जो है वो पीटीआई बैक है और बाकी जो है वो वाकईतन ही इंडिपेंडेंट जीते थे। उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। तो अब पंजाब की हद अगर बात की जाए तो उसमें मुझे लगता है कि वो उसे 149 का जो गोल्डन नंबर चाहिए वो मिल जाएगा क्योंकि वो उनके और भी कुछ लोग आज़ाद से राब्ते हैं तो वो ला लेंगे। लेकिन जो असल बात है वफाक की, वफाक की कीमत पर पीपल्स पंजाब में मुस्लिम को कुछ ना कुछ पीपल्स पार्टी को देना पड़ेगा। अगर वो वफाक में किबला शहबाज शरीफ साहब के लिए वज़ारत उज़्मा मांगते हैं या नवाज शरीफ के लिए वज़ारत उज़्मा मांगते हैं, अव्वल तो पहली गाल पीपल्स पार्टी जो है वो खुद कहती है कि हम उम्मीदवार अगर वो देते हैं नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को तो फिर पंजाब में गवर्नरशिप देनी पड़ सकती है, फिर स्पीकरशिप देनी पड़ सकती है, सीनियर मिनिस्टर का ओहदा देना पड़ सकता है, वजारतें देनी पड़ती हैं ना। किसी के मैंडेट से अगर इक़्तिदार लोग हैं तो फिर बांटना भी पड़ता है, बांटना तो पड़ेगा ना। हाँ जी, चोरी का माल बांट के खाया जाए तो हजम होता है, वरना वही ना कहते हैं ना मीठा मीठा आपप और कड़वा कड़वा थू थू, ये वो वाली सिचुएशन ना हो रहा है। पार्टी भी कह रही है कि हमारे भी आजाद से राब्ते हैं, मुस्लिम नून भी कह रही है हमारे भी आजाद से। अब्दुल अलीम खान भी कह रहे हैं हमसे आजाद के राब्ते हैं, तो सबके ही आजाद के साथ राब्ते हैं। तो फिर उन अकल आजाद की अकल पे आफरीन होगी जो एक एमपीए वाली जमात के साथ राब्ते में होगा।
हैं, वो क्यों नहीं मुस्लिम लीग के साथ जाएंगे? हाँ, वो ये जाएंगे पंजाब तो में अब लग रहा है कि उसके- इक़्तिदार उन्हीं का है। उसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन के साथ भी मुलाकात होनी है नवाज शरीफ की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं तलहा की तरफ चलूंगी। तलहा, ये सारी सिचुएशन को देखते हुए जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं और इतनी ताख़ीर हो रही है इलेक्शन के नताइज में भी, पहले आपने जब इलेक्शन होते हुए देखे हैं तो ये सारी सिचुएशन ऐसी आपको लगी थी तब भी? अच्छा, अगर हम 2018 का इलेक्शन भी देखें तो वो भी कुछ हद तक मुतनाज़ रहा था। उसमें भी जो हारने वाली जमात थी उसने आखिरी दिन तक ये आवाज़ उठाई कि बहुत से हलकों में धांधली हुई। अच्छा, इसमें अगर हम सदर पाकिस्तान का रीसेंट ट्वीट देखें तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने इलेक्शंस के बाद कहा कि अगर हम ई वोटिंग सिस्टम पाकिस्तान में, जैसे हमारे हमसाय मुल्क भारत के अंदर ई वोटिंग सिस्टम है, पाकिस्तान के अंदर भी अगर ई वोटिंग सिस्टम आ जाए जहाँ पे जाके आप कंप्यूटर के ऊपर, मशीन के ऊपर अपना वोट दर्ज करें, तो अगर 5 बजे पोलिंग खत्म हो तो 5:05 पे आपको उसका नतीजा सामने ये प्रैक्टिस हम अपनी बार पॉलिटिक्स में भी करते हैं। जो वकला की बार पॉलिटिक्स है, जो लाहौर बार का इलेक्शन या फैसलाबाद बार का इलेक्शन हम देखते हैं, तो वो सारा ई वोटिंग ही होता है। तो उसमें वोटिंग मशीन्स हैं और उसके ऊपर वोट दर्ज होता है। उसमें फिर धांधली का भी कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद ये बाद में ये जो इल्ज़ामात लगते हैं कि बाद में ठप्पे लग रहे हैं या नताइज चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे सारे शक शुबात निकल जाते हैं। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से इन इलेक्टोरल क्राइसिस से निकलने का हमारे पास एक बहुत बेहतरीन हल है, जिसको हमने वकला ने राइज किया हुआ है अपनी वार पॉलिटिक्स के अंदर। आप अगर बाकी ममालिक में देखें तो यही सारी चीजें होती हैं, यूं से पाकिस्तान ही है जहाँ पे ये नहीं हो रहा होता। जी, पाकिस्तान के अंदर ये एक रवायत बन चुकी है कि हारने वाली जमात उसने ऐसे इल्जामात लगाने, लेकिन अगर हम असल में देखें तो कहीं ना कहीं जैसे आज नजर आ रहा है, तला सा मुख्तलिफ है। हारने वाली जमात नहीं इल्जाम लगा रही, जीतने वाली जमात इल्जाम लगा रही। जी, आपकी मैं बात से बिल्कुल इत्तेफाक हारने वाले मुसलमान हारी, उन्होंने कोई इल्जाम लगाया? कोई एक भी सिवाय एक मानसेरा के उन्होंने चैलेंज करने के अलावा कोई इल्जाम लगाया नहीं? हारने वाली पीपल्स पार्टी उन्होंने कोई इल्जाम लगाया? बिल्कुल। हारने वाले JUI उन्होंने कोई इल्जाम लगाया? हारने वाली IPP है, उनको एक जीतने वाली कौन है? जीतने वाली कौन है? वो तो PTI है। अच्छा, तहरीक इंसाफ है। ये लियाकत साहब की बात को मैं इसी बात की तरफ आ रहा था कि इस बार हम ये देख रहे हैं कि जीतने वाली जमात ये कह रही है कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हम अपनी नंबर गेम पूरी करते थे और हमें नंबर गेम पूरी नहीं करने दी गई। अगर तो हम उस तरह से देखें तो फिर इलेक्शन से पहले टेक्निकली एक सबसे बड़ी सियासी जमात से एक निशान ले लेना और उसको मफलूज कर देना कि वो औरतों की मखसूस नशिस्तें और जो माइनॉरिटी कोटा की नशिस्तें हैं वो उसको ना मिले, इससे बड़ी ज्यादती किसी अवाम के मैंडेट के साथ क्या हो सकती है। तो ये जो प्रेसिडेंट सेट हुए हैं रिसेंट टाइम्स, ये बिल्कुल भी अच्छे प्रेसिडेंट्स नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से जो एक हल हमें नजर आता है तो वो ई वोटिंग के जरिए डेफिनेटली हम देखते हैं कि चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी और उसके बाद ऐसे मसले बाद में ठप्पे लगना और बाद में नताइज चेंज होना, तो मैं समझूंगा कि उस वो एक उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। इसका क्रेडिट भी मुस्लिम नून और PDM को जाता है कि उन्होंने EVM की जो लेजिस्लेशन थी उसे अनडू उन्होंने किया। यस, और ये उन्हीं अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ा मारा। उन्होंने कुल्हाड़ा नहीं मारा, उन्होंने तो अपने लिए फायदा सोचा। आज अगर EVM होती तो ये RO से फॉर्म 47 फॉर्म 45 के बरक्स जारी करवा सकते थे? बिल्कुल नहीं करवा सकते थे। उन्होंने तो क्या पता वाकई उन्हें इतने ज्यादा वोट पड़े हो अंसारी साहब। उन्होंने तो आज के हालात के मुताबिक उन्होंने आइडियल फैसला किया कि EVM की कानून साजी को उन्होंने गैर मौसर करके उसको अनडू करके तो उन्होंने वही पुराना सिस्टम बहाल किया। आवेगा नवाज शरीफ आएगा। अच्छा, दूसरा जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अभी भी मखलूत हुकूमत बनेगी, PDM 2 का सीजन जो है ना वो आने वाला है, लेकिन PDM 1 पे हमने देखा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इसको चेयर कर रहे थे, इसके जो सरबराह थे। अब कौन बनेगा सरबराह? मतलब PDM सरबराह से मुराद उस तरह नहीं है कि ये कोई बाकायदा अलायंस होगा। PDM 2 इसको एक इस्तिलाह के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर कह रहे हैं कि वही जमातें ना जो PDM में थी पहले। मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं थी वो तो, लेकिन बहरहाल जो अलायंस बना, फैसले तो इकट्ठे ही होते थे वो ना, हुकूमत में थे, लेकिन वो बाद में आके आप कहें कि हम इसका हिस्सा नहीं थे। मैं और बात टेक्निकल बात कर रहा हूँ। जब PDM का अलायंस था पॉलिटिकल, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी। बाद में वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होगी तो वो भी उसी में रंग में रंगेगी कि वो PDM का हिस्सा है। बहरहाल PDM 2 को हम एक इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अलायंस तो नहीं बनेगा, जब हुकूमत बन जाएगी वही PDM वाले लोग आ जाएंगे। बस असल खतरा ये है कि PDM ने जो 16 साल कह लें पिछले 16 माह में किया था, जो हुकूमत की है, अगले 5 साल में भी अगर वो किए तो आवाम तो फिर जिंदा दरगोरी हो जाएंगे। आवाम के पास जीने का तो हक नहीं होगा, क्योंकि अब जो किसी एजेंडे पे
किसी आइडियल एजेंडे पे, किसी आइडियल कह लें कि फ्रेमवर्क पे नहीं कोई इत्तेहाद हो रहा है। इत्तेहाद तो हो रहा है कि बस पीटीआई से हुकूमत छीन लें। अब उनका बस नहीं चाह रहा है कि केपी में क्या करें। वहाँ 91 आज़ाद हैं और 12 जो है वो या 14 जो है वो दूसरे अपोजिशन के जीते हैं। तो मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, ANP, मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी सब मिला के कोई वो मेरे ख्याल ज़रा उनका फिगर जो है वो 18-20 तक जाएगा। अब वहाँ भी नहीं सोच, उनको वे फिक्र वहाँ पे क्या करें, या तो उन आज़ाद सबको गोली मार देंगे सियासी तौर पर कुछ करेंगे, या क्या करेंगे, उनका क्या बंदोबस्त करेंगे। लियाकत साहब, केपी में तो हालात ये हैं कि वहाँ पे पीटीआई को वुमेन सीट्स भी नहीं चाहिए, माइनॉरिटी कोटा भी नहीं चाहिए। अगर वो ना भी मिले तो वो बहुत ही कंफर्टेबल वो एलिजिबल हैं तब भी। इसमें सिर्फ एक लीगल चीज मैं आपको बता दूं कि जो एक लोगों का बहुत सा सवाल है कि अगर पीटीआई के बैक कैंडिडेट्स आज़ाद हैसियत में पार्लियामेंट में बैठते हैं तो क्या वो अपना अपोजिशन लीडर चुन सकते हैं खुद? तो डेफिनेटली वो अगर एज वन ब्लॉक बैठते हैं बगैर किसी सियासी जमात में शमूलियत दिए तो वो स्पीकर असेंबली को खत लिखेंगे कि ये फलाना कैंडिडेट है जिसको हम चाहते हैं कि हमारा अपोजिशन लीडर हो। ओके, और फिर ये भी उनके पास जो है ना वो है, ये राइट उनका इंटैक्ट है। उसमें सियासी, उसमें भी जमात की कोई पाबंदी नहीं है। उसमें मेजॉरिटी की पाबंदी है कि कौन जो है वो मेजॉरिटी कमांड कर रहा है। वो एक लेटर लिखेंगे कि हम ये अपने साइन करेंगे कि हम इसको अपना अपोजिशन लीडर समझते हैं। अच्छा। जब वो 80 बंदे या 90, अगर हम समझ रहे हैं कि पीटीआई के अगर 90 हैं तो उनमें से 10-12 और टूट गए तो चलो 15 टूट गए, 20 टूट गए, और क्योंकि नून लीग की अक्सरियत तो भी बनाने में कुछ अरकान चाहिए 10-15 और ठीक है, तो वो लिख के दे देंगे, उनका अपोजिशन लीडर बन जाएगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर नहीं बन सकता। अगर पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर बनाना है, उनको हुकूमत में शामिल नहीं करना और उनको अच्छा, काफ लीग के जिससे मैं बात करी थी कि चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात है आज, तो क्या वो भी इल्हाक करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है? हाँ, वो इस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनके 10 MPA जो हैं वो पंजाब में, 8 MPA और 3 MNA उनके मुंतखब हुए हैं। तो वो तो इस इत्तेहाद का हिस्सा 100% बनने जा रहे हैं। वो मरकज़ में भी हुकूमत में बैठेंगे, पंजाब में भी बैठेंगे। अब ये है कि उनको मिलता क्या है, वो किस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं। उनकी भी नज़र ज़ाहिर है स्पीकरशिप पे भी होगी, उनकी सीनियर मिनिस्टर पे भी नज़र होगी, 3-4 वजारतों पे भी उनकी नज़र होगी, क्योंकि 8 उनके लोग हैं। तो कोशिश होगी उनके 8 के 8 ही बंदे जो है ना किसी ना किसी पोर्टफोलियो पे बैठे हों। कोई स्पीकर बन जाए, कोई सीनियर मिनिस्टर बन जाए, कोई वजीर बन जाए, कोई चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बन जाए, कोई कह लें कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन जाए। तो इक़्तिदार तो फिर ऐसे ही बांटना पड़ेगा। इक़्तिदार तो ऐसे ही बांटना पड़ेगा। लिस्ट बहुत लंबी है उम्मीदवारों की, लेकिन सीटें बहुत थोड़ी हैं। रात जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून की मीटिंग हुई, उसमें ये भी तजवीज़ आई है कि 2.5 साल कर लें। 2.5 साल से बाशी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, 2.5 साल बिलावल का ख्वाब पूरा कर दे। अच्छा, ये भी तजवीज़ आई है, क्या बात है। इसमें फायदे में वही रहेगा जो पहले 2.5 साल कर लेंगे, लेकिन इधर 5 साल का टेन्योर भी नहीं चलता। मैं वही कह रहा हूँ, फायदे में वही रहेगा जो पहले आ जाएगा, पहले अपनी बारी ले लेगा, उसके बाद तो फिर अब देखते हैं किसकी बारी आती है। ये वाकई तजवीज़ अगर दी गई है तो कुछ सोच समझ के ही दी गई होगी। तो देखते हैं कि जनाब आगे आने वाले दिनों में हमें क्या रुख इख्तियार करती हुई हुकूमत नज़र आती है, किस साइड पे हवा का झोंका जो है वो ज़्यादा चलता है। हमारे साथ बैरिस्टर तलहा मौजूद थे। तलहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और लियाकत अंसारी ने भी हमें ज्वाइन किया था। अंसारी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। हुकूमती और सियासी जो इस वक्त एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जिस तरह हम सियासत के ऊपर बात कर रहे थे कि जनाब इलेक्शन तो हो गए हैं, नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं, और लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के अंदर एक तो वोटर्स की, जिस तरह हमने अहमियत की बात की थी कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं, उनके साथ साथ उनका जो हक़ राय दही का इस्तेमाल वो कर रहे होते हैं इलेक्शन वाले दिन, वो बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को जिस तरह हाईलाइट किया जाता है या आप तक पहुँचाया जाता है, मीडिया का रोल, सोशल मीडिया का रोल, हमारी सोसाइटी का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। ये हमारे कंधों पर भी, जब हम यहाँ पर हॉट सीट पर बैठे हुए होते हैं, जब आप तक हम खबरें पहुँचा रहे होते हैं या किसी टॉपिक के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमने आपको जो फैक्ट्स आप तक पहुँचाने हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए।
कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे जिसकी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब हो, या आप तक ऐसी चीज़ पहुंच जाए कि जो बाद में वो मिसलीड हो या उसका जो इम्पैक्ट है वो गलत पड़े। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि स्टेबिलिटी हमारी सोसाइटी के अंदर कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, हमारी शख्सियत के अंदर कैसी होनी चाहिए। जो अभी ये माहौल चल रहा है, पिछले हफ्ते से ये माहौल चल रहा है, इलेक्शन का गहमा गहमी चल रही है, अब जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं तो डिफरेंट हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इन सारी सिचुएशन में सियासी इस्तेहकाम तो चाहिए ही चाहिए, मुआशी इस्तेहकाम भी चाहिए, लेकिन अपनी ज़ात में भी तो हमें एक इस्तेहकाम लेकर आना है ना, एक स्टेबिलिटी लेकर आनी है। तो उस पर भी बात करेंगे, मीडिया का रोल भी प्ले करेंगे कि किस तरह रोल बताएंगे आपको कि किस तरह का होना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर अहमद हमाद साहब इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ आज मौजूद हैं। अहमद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद साहब, जिस तरह मैंने बात की है कि इलेक्शन का ये सारा सिचुएशन बनी हुई है, गहमा गहमी उरूज पर थी इलेक्शन से पहले, 8 फरवरी से पहले, फिर 8 फरवरी आया, हमने जाके वोट कास्ट किया, अब नताइज का इंतज़ार है हमें कि कब नताइज आएंगे। वैसे तो हमें पता चल गया है कि अक्सरियत से नून लीग जीत गई है, लेकिन इन सारे सिचुएशन में जो एक इम्पॉर्टेंट पिलर जिसे कहा जाता है वो मीडिया को कहा जाता है। किस तरह का रोल होना चाहिए मीडिया का, और क्या वो रोल हम लोग प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा और रेलेवेंट सवाल है। मैं समझता हूँ, मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूँ। जब हम क्लास में बैठे थे, हमें एमफिल की क्लास में डॉक्टर मुगीस साहब ने हमें ये वाकया सुनाया कि अमेरिका का एक वाकया है कि एक जोड़ा था जिसको 12-13 साल के बाद उनका एक छोटा बेटा मतलब वो पैदा हुआ। और वो जब 3-4 साल का था, चल रहा था साथ फुटपाथ पे, तो ये दोनों मियाँ बीवी उस बच्चे को साथ लेकर फुटपाथ पे टहल रहे थे और बाज़ार था वो। आपको पता है कि कंजस्टेड एरियाज़ में उसी बाज़ार से बसें भी गुजरती हैं और वहीं पे ये जो गाहक वगैरह, कस्टमर वगैरह वो भी आते हैं। तो वो बच्चा किसी तरह, बच्चा तो बच्चा होता है, उसके मन में कुछ समाई, उसने उंगली से जो बाप की उंगली से अपना छुड़ाया हाथ और सड़क पे चला गया और बस के नीचे कुचल के मारा गया। अगले दिन जो अखबारात का ज़माना था ये, तो अगले दिन अखबारात ने क्या हेडलाइन लगाई, खबर इतनी सी है कि एक बच्चा बस के नीचे आके ज़िंदगी की जंग हार गया है। एक ने कहा कि बस ड्राइवर की लापरवाही, ये खबर लगाई। दूसरे ने कहा कि वालिदैन की लापरवाही। तीसरे ने कहा कि रोड का डिज़ाइन इस तरह का क्यों है। अब ये देखिए कि ये है हेडलाइन जिसमें कोई एनालिसिस नहीं है, लेकिन अपना अपना टिल्ट है, अपनी अपनी इंक्लिनेशन है। जिसने भी शाहसुर्खी बनाई है उसने अपना, हो सकता है जिसने बस ड्राइवर को मतून किया है उसका बस की कंपनी के साथ कोई ग्रज हो, जो पेरेंट्स वाला है हो सकता है वो ब्रोकन होम चाइल्ड हो, बड़ा हो के मीडिया पे काम कर रहा है, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा है। जी एग्जैक्टली। तो ये मामला जो है ना, हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, ऑब्जेक्टिविटी को अटेन 100% करना नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद पहला उसूल ऑब्जेक्टिविटी ही है। न्यूट्रल होना चाहिए एज लॉन्ग एज यू आर स्टेटिंग द फैक्ट। ताहम तज्जिया करने में, एनालिसिस करने में यू आर फ्री, आप ओपिनियन दें। अखबारात में, रेडियो पे, टेलीविजन पे ओपिनियन का एक अलग सा है, हाँ जी, हिस्सा है ना, आप उधर दे सकते हैं, उधर दें बिल्कुल। लेकिन जो फ्रंट पेज है जहाँ पे आप ओपिनियन नहीं देते, या जो आपकी न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बुलेटिन्स हैं, वहाँ पे ओपिनियन नहीं आप देते, आप स्टेट करते हैं, सिर्फ प्लेन फैक्ट्स को बयान करते हैं। अब इस सूरत हाल में हमारी जो रिसेंटली इलेक्शन, हम भी बड़े चार्ज थे, हमने कहा कि अच्छा पिछला कुछ 4-5 साल बड़े अजीबोगरीब से गुजरे, और फिर तो हम बड़े चार्ज थे, हमने कहा कि अच्छा देखते हैं क्या होता है। इससे पहले कि हम इस इलेक्शन के रिजल्ट, स्टेबिलिटी और मीडिया पे बात करें, ज़रा सा मैं कुछ 20 साल पहले, 25 साल पहले का जो पाकिस्तानी मीडिया था उस पर बात करना चाहूँगा कि जब यहाँ पे प्रिंट मीडिया था सिर्फ, तो उस वक्त वही पुराने जो ऑर्डिनेंसेस होते थे वो चलते थे कि प्रिंट मीडिया को किस तरीके से रेगुलराइज किया जाए। तो कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ रेगुलरिटी जो है ना, जी हाँ, उसकी वजह यह है कि किसी भी दुनिया में मुहज़्ज़ब मुल्क हो और तरक्की याफ्ता भी हो, वहाँ पे स्टेट के खिलाफ किसी को कोई बात कहने की इजाज़त नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। हमने जिनको एतमाद करके वोट दे के ईवानों में भेजा है, और वो जिस ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या जिन इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमें उन पे एतमाद करना चाहिए कि वो हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। आपने ब्लेटेंटली उनके खिलाफ कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन में करें और उसकी ज़िम्मेदारी लें। बहरहाल ऑर्डिनेंस के बाद जब
बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैला। लेकिन हमारा सॉरी टू इंटरप्ट यू अहमद साहब, अगर देखा जाए तो अब की अगर सियासत देखें तो जिन जिन लोगों को हम अपना उम्मीदवार समझते हैं, उनको इलेक्ट करके ईवानों में भेजते हैं, वो हमारी नहीं सुनते हैं। वो अपने उन लोगों की, अपनी आवाम की नहीं सुनते हैं। वो सिर्फ वहाँ जाके अपनी सियासत करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जिन्होंने हमें इलेक्ट करके, हमें चुनकर, हमारे ऊपर एतमाद करके हमें वहाँ पर भेजा है कि हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे, वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करते, वो सिर्फ अपनी जात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि इलेक्शन के नतीजे में अगर बुरे लोग ऊपर आ जाते हैं तो फिर उसका इलाज क्या है? तो उन्होंने कहा मजीद इलेक्शन। अच्छा, जमहूरियत, बुरी जमहूरियत का इलाज क्या है? मजीद जमहूरियत। हमारे यहाँ पे कहा जाता है जी हम बार बार इलेक्शंस के मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते, हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए, हमें मुआशी इस्तेहकाम चाहिए, तो जिस तरह की भी हुकूमत आएगी वो हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि यही हमारी जमहूरी होने का मतलब ये है कि आप स्पेस देते हैं दूसरे को। अच्छा, जमहूरियत का मतलब क्या है? क्योंकि हमने बहुत सारे सियासी अपने जो लीडर्स हैं उन्हें भी देखा है बोलते हुए जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। मतलब क्या है जमहूरियत? तो क्या आपको हमारे सियासी ये जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं या जो लीडर्स हैं उनमें जमहूरियत नजर आती भी है उनके अंदर आपको? जी हाँ, जमहूरियत का मतलब बर्दाश्त, जमहूर का मतलब अवाम होता है। तो बर्दाश्त करना है आपने। अच्छा। पीसफुल को एग्जिस्टेंस हमने ये अपनी आंखों से देखा। मतलब मेरा उस जनरेशन के साथ ताल्लुक है कि जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमें नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा ये दोनों एक दूसरे के साथ हेड ऑन होते थे और शदीद मुखालिफत इन दोनों की होती थी। लेकिन फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे लंदन में बैठ के साइन किया इन्होंने और एक दूसरे के साथ अदब एहतराम का ताल्लुक पैदा हुआ। जब बीबी मोहतरमा शहीद हुई तो सबसे पहले वहाँ अस्पताल में पहुँचने वाला जो सबसे बड़ा लीडर था वो नवाज शरीफ ही था। और उसके बाद फिर उन्होंने 2008 से 2013 जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, मियाँ साहब पर ये हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त ही कहते तो हैं कि ये काला कोट पहन के चले गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ, लेकिन उनकी पैरवी फिर मियाँ साहब ने नहीं की, ना ही कोई हुकूमत गिराने की कोशिश की। मैं हमेशा ये कोट करता हूँ कि आपको पता है जब MQM पेट्रोल के मसले पे छोड़ गई थी पीपल्स पार्टी का साथ, तो सादा जो सिंपल मेजोरिटी थी गवर्नमेंट के पास वो खत्म हो गई थी और 4-5-6 दिन उस सिंपल मेजोरिटी के बगैर गुजारे। ये भी एक मिरेकल था। किसी ने कोई कोशिश नहीं की कि अब हम इस कोई गंद घोलें और जो वो लेन देन होता है उसके साथ हम जो बाकी 1.5 साल बचा है या 2 साल बचे हैं उसके साथ गुजार लें, हम अपनी हुकूमत में आ जाएं। ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, क्यू लीग जो थी, कायद आज़म लीग जो थी, PMLQ, उनको ऑन बोर्ड लिया पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने इसको एक्सेप्ट किया और इंतज़ार किया 2013 तक। 2013 के बाद जब ये इलेक्शन हुए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। जरदारी साहब ने एक ज़रूर बयान दिया कि ये ROs के इलेक्शन थे पंजाब के सतह तक, क्योंकि वो सिंध में जीत चुके थे। तो ये छोटा मोटा ये भी ना हो तो फिर क्या हो। अलबत्ता ये कि वो जो एक अदम बर्दाश्त थी, मारा मारी थी, स्पेस ना देना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंट होती जा रही थी, वो मामला नहीं रहा। मेच्योर हो गई ये पार्टियां। अच्छा। वही बेनज़ीर भुट्टो और वही नवाज शरीफ साहब ये जैसे आगे चले या बीबी साहिबा की आगे पार्टी चली तो ये दोनों मेच्योर हो गए। आज भी मेच्योर हो गई हैं हमारी सियासी पार्टियां, आपको लगता है? एक एलिमेंट है जो ज़रा आदम बर्दाश्त का मुजाहरा करता है। बाकी दोनों तो मैंने खुद देखा, मुनीबा इसी शहर में देखा कि जब बीबी मोहतरमा को गोली लगी तो सारा शहर जो था वो एक दूसरे की ये जो है ना, हम सब सोगवार थे, वोटर जिसके भी थे, लेकिन हमारे घरों में खाना नहीं पका था फ्रैंकली स्पीकिंग। और दूसरी बात ये कि यही जो जाले थे ये मतवालों की हिफाजत कर रहे थे और मतवाले जो थे वो जालों की हिफाजत कर रहे थे। ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस की एक अच्छी मिसाल है और ये डिक्टेटरशिप में नहीं होता। जमहूरियत बहरहाल कायम रहनी चाहिए। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था कि जब जैसे ही मुशर्रफ साहब के दौर में ये हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये फैला बहुत तेज़ी से 2002 ऑनवर्ड्स, तो उसके बाद फिर पैमरा ऑर्डिनेंस आया और वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलरिटी अथॉरिटी था। उन्होंने चंद एक मामलात पे कहा कि ये जो है ना रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करनी चाहिए टीवी वालों को। अच्छा, उसके कुछ अरसे के बाद 2016 में पैका आया 2016 में, जिसमें ये कहा कि सोशल मीडिया पे आप इर्रेस्पॉन्सिबल कंटेंट अपलोड करेंगे तो आपको पकड़ा जाएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ ये सारी बात करने से कि पैका तो बड़ा इंटैक्ट है। अच्छा। क्योंकि उस पे इंडिविजुअल पे हाथ मारना है। हाँ, वो आसान है। मैंने अगर कोई चीज़ ऐसी अपलोड कर दी है वो इम्पर्सनेशन के ज़ुमरे में आ रही है या वो डेफेमेशन के ज़ुमरे में आ रही है तो वो फ़ौरन मुझे अप्रोच करेंगे और हमारी एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो एक्शन में आएगी और हमें बुला लेगी कि भाई साहब आके जवाब दें। लेकिन वो जो पैमरा ऑर्डिनेंस था उसके तहत जिन टीवी चैनल्स को रेगुलरिटी अथॉरिटी ने रेगुलेट करना था उसका क्या बना? क्या उसमें ये अमेंडमेंट नहीं है मौजूद के फेक न्यूज़ नंबर 1, नंबर 2 मिस इन्फॉर्मेशन और नंबर 3
डिस इन्फॉर्मेशन, इन तीनों का सद्देबाब होगा। और अगर कोई रिपोर्टर ये किसी टीवी स्क्रीन पर आकर डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज कोई भी कमिट करेगा तो उस रिपोर्टर के से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि टीवी चैनल जिम्मेदार होगा, उस इदारे से पूछा जाएगा। और जो रिस्पांसिबल हो, जी हाँ, और मालिक ये कहे कि अपने कंधे नहीं झाड़ सकता कि हमारा क्या कसूर है, वो तो रिपोर्टर का इंडिविजुअल एक्ट है। तो ये पैमरा में मौजूद है और उसकी तरमीम में ये मौजूद है, और उन्होंने डिफाइन किया बाकायदा कि फेक न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे मुख्तलिफ है। इसलिए मैंने कहा ना कि हम जब यहाँ पे बैठे हुए होते हैं तो बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है हमारे कंधों के ऊपर कि हमें एक लफ्ज सोच कर 100 दफा सोच के हमें वो अपने मुंह से अदा करना पड़ता है कि हम किस तक, क्योंकि एक दफा वो निकल गया तो उसके बाद वो वापस नहीं आएगा। जी हाँ बिल्कुल, यही मुझे मुनीबा हैरत हो रही थी कि मैं सारी रात जागता रहा इलेक्शन के नताइज देखने के लिए। अच्छा, चूंकि मैं खुद इलेक्टोरल प्रोसेस में अपना हल्का अरबाब ज़ौक़ के इलेक्शन भी लड़े, और सारी वो कन्वेंसिंग और इलेक्टोरल प्रोसेस सारा वो भी देखा अपनी आंखों से, तो एक समझ लें कि एक एटॉमिक लेवल पे कुछ तजर्बा हुआ कि इलेक्शन होते क्या हैं, कैसे काउंटिंग होती है, पोलिंग एजेंट्स कैसे होते हैं। उसके बाद फिर चंद पार्टियों के साथ मिलकर उनके थिंक टैंक का मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला, तो मैंने बड़े क्लोजली देखा इनको ये क्या है। मैं रात 9 सवा 9 बजे ही बैठा हुआ था, और एक सबसे बड़ा जो चैनल है पाकिस्तान का उसको मैं देख रहा था, क्योंकि हम रिलाय करते हैं, हम क्लासों में भी, जी हाँ, और हम क्लासों में भी बताते हैं कि उसको देखना चाहिए। इवन दिलचस्प बात है, आप चूंकि खातून है तो आप शायद इसको एंजॉय करेंगी कि उसका जो लोगो है वो दो बिल्कुल जो होता है ना कलर थ्योरी का व्हील, उसके दो बिल्कुल अपोजिट कलर्स पे मबनी है। तो हम ये कलर्स सामने रखते हैं और बताते हैं कि ये वाला रंग उसके बिल्कुल अपोजिट है, और ये इनकी पॉलिसी है पहले दिन से कि अगर आप कातिल का आपने मकतूल का आपने मौक़िफ़ बताना है तो कातिल के का भी मौक़िफ़ बताना है, यानी मकतूल के लवाहिकीन के साथ, और दोनों साइड्स। लेकिन उस रात क्या हुआ कि अभी 9 बजे थे रात के, तो एक बाकायदा वो जो है कैंपेन सी एक ना शुरू हो गई, और स्क्रीन से शुरू हो गई, जो कि जाहिर है मुनासिब बात नहीं थी। न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ये बुनियादी बात है। आप एनालिसिस ज़रूर करें लेकिन फैक्चुअल डाटा देना, तो वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जिससे इंस्टेबिलिटी पैदा हुई मुआशरे में, अनरेस्ट पैदा हुआ। और आज देखें बहुत सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे। और जब किसी पार्टी ने वो उसको रिजर्वेशन शो की, तो वो पार्टी को कह रहे हैं कि हम तो आपका साथ देते थे, आप देखिए अब हमारे ऊपर ही पील पड़े हैं आपने लोगों के। वो सिर्फ इस वजह से कि आपने उसको उस फिल्टर जो फिल्ट्रेशन एक प्लांट होता है उसमें से आपने नहीं गुजारा उस न्यूज़ को, जो हमें पढ़ाया जाता है कि फिल्टर्स लगे हुए होते हैं जिसमें आपने उसको डबल चेक करना होता है, ट्रिपल चेक करना होता है, फिर जाके आप कोई न्यूज़ ब्रेक करते हैं। और अगर आप सिर्फ एक्सक्लूसिव करने के लिए न्यूज़ ब्रेक कर दें, वो भी फेक, तो फिर वो आपके उल्टा आपके ही उसके ऊपर जो है भारी पड़ सकती है। तो आज हमने बात की है कि मीडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के हवाले से, खा वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इलेक्शंस के हवाले से या कोई भी मुल्की ऐसा मामला हो जाए। तो उस पर प्रोफेसर अहमद हमाद साहब इन कॉन्वर्जेशन से हमारे साथ। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और बड़ी अच्छी बड़ी कंसाइज गुफ्तगू रही, लेकिन बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। अब हमारे घरों में ना एक बहस बहुत ज़्यादा आम है कि हमें कौन सा घी खाना चाहिए। जो हम लोग घर में मसनूई घी लेकर आते हैं वो खाना चाहिए, उसके बजाय हमें देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में। हमारे बड़े हमें ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जनाब हमने सारी ज़िंदगी देसी घी से रोटियां खाई हैं या उसी को सालन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया है। हमें देखें, क्या हम में कोई बीमारी आपको नज़र आ रही है? ना दिल का मसला है, ना मोटापे का मसला है, और ना ही कोई और मूजी मर्ज है, और बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं वो। मगर आजकल की अगर नस्ल को देख लें जो हर चीज़ में मसनूई घी का इस्तेमाल कर रही होती है, उसका तो बुरा ही हाल है। मैं तो कहूँगी बेड़ा गर्क हो चुका है हमारा। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि देसी घी में ऐसे विटामिन या ऐसी चीज़ें मौजूद है जो हमारी सेहत के लिए, हमें सेहतमंद रखने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। लेकिन फिर कहा जाता है कि उसमें ऐसे फैटी एसिड्स या ऐसे चीज़ें मौजूद हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो हमारे मोटापे का बायस भी बन सकते हैं। पहले के ज़माने में क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो जो चीज़ें हमने खाई होती थी वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाती थी, देसी घी की अगर बात कर ली जाए। लेकिन इसमें ऐसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं जो अगर अब हम खाएंगे और उसके बाद सिर्फ हम सो जाएंगे या हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी, तो वो हमारी कैलोरीज बढ़ती जाएंगी और हम मोटापे का शिकार होंगे। तो इस पर आज हमने बात करनी है कि हमें कौन सा घी खाना चाहिए
कितनी मिकदार होनी चाहिए, क्या वक्त होना चाहिए अगर देसी घी पर भी हमने शिफ्ट करना है? तो इस पर बात करने के लिए सादिया फातिमा, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, इन स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया, ये बड़ी बहस चलती है कि हमने कौन सा घी खाना है, वेजिटेबल ऑयल खाना है, दूसरा घी खाना है, यहाँ पर हम लोगों ने देसी घी खाना है। क्या कहेंगी, कौन सा घी ज़्यादा प्रेफरेबल है या हमारे लिए अच्छा है? अच्छा, हम घी की बात करें तो हमारे बड़े जो थे वो बिल्कुल ठीक ही कहते थे। हाँ, वो देसी घी खाते थे और तब सस्ता भी था ना, तो हर चीज के अंदर देसी घी डाल के खाया। अब तो इतना महंगा हो चुका है कि हम लोग सिर्फ रोटी के ऊपर ही लगा सकते हैं वो, और नहीं खा सकते हम। तो तब बड़ा अवेलेबल भी होता था। और देसी घी का बड़ा फायदा ये है कि अक्सर आपने एक चीज देखी होगी कि हम जब देसी घी को गर्म करते हैं ना, तो बहुत देर के बाद उसका स्मोक पॉइंट स्टार्ट होता है। जैसे हमारी थोड़ी सी स्मोक निकलना स्टार्ट होती है या ऑयल जलना शुरू होता है, तो ये जो इसका स्मोक पॉइंट होता है ना, वो बहुत देर से स्टार्ट होता है। फिर इसको अगर आप कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये हमें कोई नुकसान नहीं देता। और इसके बारे में बड़ी मिथ्स हैं कि जी ये हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है। क्योंकि कहते हैं जी इसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि कोई भी चीज़ अगर हम मॉडरेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी, चाहे वो हम ऑयल यूज़ करें या चाहे वो घी यूज़ करें। ठीक है। तो उससे अच्छा ये है कि ये हमारे पास एक कुदरती जो घी है ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो वाले जो घी होते हैं उनको सारे प्रोसेस से गुजारते उनकी न्यूट्रिएंट लॉसेस हो जाते हैं। लेकिन जो नेचुरल देसी घी होता है ना, उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसके अंदर रहते हैं और उसको हम अगर इस्तेमाल करें तो उसके बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं। लेकिन जिस तरह मैं बात करी थी कि लोग कहते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है अगर हम देसी घी का इस्तेमाल करें, हमारी जो शरियाने हैं, खून की शरियाने, उसमें खून जमना शुरू हो जाता है। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें भी हमें सुनने को मिलती हैं सोसाइटी में। तो क्या वाकई ऐसे होता है या नहीं होता है? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देसी घी में ना असल में विटामिन के होता है। विटामिन के? हाँ जी। विटामिन के क्या करता है कि वो हमारी आर्टरीज होती है ना, उनसे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उससे बाइंड करके उसको बॉडी से रिमूव करा देता है। तो ये एक मिथ होती है कि अगर हम देसी घी खाएंगे तो वो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा। देसी घी खाएंगे नहीं, देसी घी अगर ज्यादा खाएंगे तो उसका नुकसान हो सकता है। देसी घी अगर आप इतदाल में रह के खा रहे, बैलेंस्ड रह के खा रहे, फिर तो उसका कोई नुकसान नहीं। और जो भी देसी घी खाता है ही और शी मस्ट बी एक्टिव, उनको एक्टिव होना चाहिए। और अगर वो नाश्ते के टाइम पे देसी घी कंज्यूम करते हैं तो उनको थोड़ी सी वॉक करनी चाहिए या फिजिकल एक्टिविटी कर लें या थोड़ी चहलकदमी कर लें। वही बात आ गई कि अगर आप कुछ भी खा के बैठ जाए ना तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो ज़ाया होगा, वो आपकी बॉडी में अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जाहिर है फिर उसने आपका वजन बढ़ाना है या आपकी आर्टरीज पे अटैक करना है या कैंसर की तरफ लेके जाना है। तो अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें तो विटामिन के, विटामिन ए है, विटामिन ई है, एग्जैक्टली, जो हमारी हेयर्स के लिए, स्किन के लिए बड़ा जरूरी होता है, नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि अब पहले जमाने में तो घरों में बनाया जाता था ना, बलाई इकट्ठी करके और वो महीना महीना इकट्ठी होती थी, फिर उसके बाद इतना ज्यादा घी बनाया जाता था। अब उतनी कह ले कि खालिस दूध भी नहीं हमें मिलता कि उसकी बलाई अच्छी आए और वो इकट्ठी की जाए, और टाइम भी नहीं है हमारी औरतों के पास, हमारी घरों की, तो वो बाहर से लेकर आते हैं। तो क्या बाहर वाला सही होता है, वो खाना चाहिए, या घर में ही बना के खाना है हमने? एक तो अभी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे औरतें घरों में बनाती हैं, वो उसको सेल करती हैं। अगर वो वाला ऑप्शन देखें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर फिर भी किसी को अवेलेबल नहीं होता तो आप मार्केट से देख लें, पहले उनका जो है इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें। ये नहीं कि उनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स हों या कोई एडिटिव्स ऐड हों, या तो वो नेचुरल घी हो, उसमें और कुछ ना हो, क्योंकि घी की अपनी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें एडिटिव्स की या उसमें प्रिजर्वेटिव्स की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप मार्केट से लेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ के तो वो भी बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर बेहतर है तो घर में बना लें, या इर्द गिर्द अगर कोई आपको लगता है कि वो घर में अच्छा बना के तो वो सेल आउट करिए तो आप वो भी ले सकते हैं। तो जो बच्चों को हम दे सकते हैं जिनको खुदा ना खास्ता कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या बीपी का मसला है या शुगर का मर्ज है, क्या उन्हें देसी घी दिया जा सकता है? देते हैं तो कितना देना चाहिए? जी, उनको दिया जा सकता है कि देसी घी, लेकिन 1 टेबल
टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून पर डे? पर डे। 1 टेबल स्पून में तकरीबन उनको 130 कैलोरीज मिल जाती है। अच्छा। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता, घी में फैट्स होते हैं। हाँ। तो उनको फैट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन हेल्दी फैट्स मिलते हैं। ओमेगा 3 फैट्स होते हैं जो कि हार्ट हेल्थ के लिए और माइंड हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि बच्चों की एक तो चलने की एज जब स्टार्ट होती है, क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो उनकी हड्डियों को लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वो उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा बस वो यही होता है ना कि ओमेगा 3 हेल्दी फैट्स होते हैं। वो जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो अक्सर उनकी जो है वो रुझान जा रहा होता है दिल के मसले की तरफ, तो वो उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखता है। अगर वो एतदाल में इस्तेमाल करेंगे तो उनको कोई इशू नहीं होगा। अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून डेली यूज़ कर सकते हैं। और जो मतलब जो नहीं खाते हैं देसी घी में, बहुत से मतलब लोगों को उसकी स्मेल से भी थोड़ा सा हाँ होता है कि वो उसको बर्दाश्त करते हैं, वो नहीं खा सकते हैं। तो मुझे बताइए वो किस जो कैनोला ऑयल है या बाकी जो ऑयल्स हम घर में यूज़ करते हैं, घी भी इवन दो कि जो यूज़ कर रहे हैं, वो भी ठीक है, खा सकते हैं या वो नहीं खाना चाहिए? हमें इसके ऊपर ही रहना चाहिए? जी, इसके ऊपर रहें या वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, ऑयल्स का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। घी का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों में बड़ी ये आदत होती है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है, वो आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, वो घी जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एनिमल सोर्स से बना होता है ना, तो वो घी हेल्दी ऑप्शन की तरफ नहीं जाएगा। अगर आप देसी घी नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर लें तो पेशेंट्स तो वो ज़्यादा। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए सादिया कि हम सालन में ये वाला देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं? और दूसरा ये कि हमारा सालन बनाने का जो मेथड है ना, कि क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों को भूनते हैं, तो क्या वो देसी घी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसकी अफादियत, वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगी? नहीं, वही बात हुई ना, स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अब जितनी देर इसको पकाते रहे, अगर आप फ्राइंग भी करें ना तो उसको बहुत ज़्यादा देर के बाद जो है वो उसकी स्मोक प्रोड्यूस होती है, डीनेचर का होना शुरू हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है ना बाकी जो घी है उसकी तो इंग्रेडिएंट जो अफादियत है वो तो खत्म हो जाती है। जितना बेहतर यही होगा कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में उसको रोटी के ऊपर लगा के खाने की बजाय अगर आप उसमें सालन बना लें तो वो 1 टेबल स्पून, अगर हम पूरे खानदान का एक सालन बनाते हैं तो सबकी 1 सर्विंग हो जाएगी, क्योंकि हम एक सर्विंग तो नहीं डालते, फिर ज़्यादा सारी डालना पड़ता है, तो वो 1 टेबल स्पून पर पर्सन की उतनी सर्विंग पूरी हो जाती है, फिर वो उसका एक्सीड भी नहीं करता। वो बैलेंस में रहता है। मतलब वो इजीली आप उसमें सालन भी बना सकते हैं, लेकिन जितना महंगा हो गया है ना घी, मुझे नहीं लगता लोग अफोर्ड कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मतलब हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम हाँ ये कह सकते हैं कि ऊपर रोटी के साथ खा लिया, या मकई की रोटी आ गई, साग बन गया तो उसके साथ खा लिया, वरना तो नहीं कोई अफोर्ड कर सकते कि रोजाना की बुनियाद पर देसी घी का है। वही हमारा मकसद यही था कि मिथ होती है, जैसे कि अगर वेट लॉस वाले पेशेंट्स होते हैं तो उनको बड़ी इस चीज का कंसर्न होता है कि देसी घी नहीं खाना, उसमें बहुत ज्यादा फैट है, वो खा सकते हैं। जी बिल्कुल खा सकते हैं, वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। इसमें कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड्स होते हैं, वो वेट को कम करने में बहुत हेल्प करते हैं, वो बॉडी से इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं। तो वेट लॉस के पेशेंट के लिए तो अगर वो घी का ऑप्शन देखे तो बहुत बेस्ट चीज है। तो इसका जो टाइम है वो सुबह के वक्त ही सुबह के वक्त, क्योंकि डाइजेशन लेवल मैक्सिमम होता है ना नाश्ते के टाइम पे, तो अगर वो खाएंगे उसके बाद सारा दिन वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी करेंगे तो वो उनका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आजकल जिस तरह मकई की रोटी और साग भी खाए जा रहे हैं, उसमें भी देसी घी डाल के खाया जा रहा है, मक्खन डाल एक्सेस हो जाएगा ज़्यादा, एक्सेस हो जाता है, क्योंकि हम देसी घी नहीं करते तो वो मक्खन डाल लेते हैं। अब मक्खन में से तो वो तो पानी भी आ जाता है, कैसीन लेवल भी आ जाता है उसका, तो वो तो जाहिर है कोलेस्ट्रॉल लेवल ही इंक्रीज बढ़ाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि उसको तो हमने इवेपोरेट नहीं ना किया पानी को, कैसीन भी अंदर है, मिल्क पोर्शन भी अंदर है, घी वाला फैट पोर्शन भी अंदर है, और उसके अलावा लैक्टोज भी अंदर है, तो वो तो जाहिर है कि वेट इंक्रीज करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा। मतलब कि मक्खन नहीं खाना चाहिए, आप देसी घी अगर घर पे निकाल के बना के खा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर कहूँगी कि इत्तेदाल में रह के हर चीज़ का इस्तेमाल करना है। जितना भी आप उसकी ज़्यादती करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। सादिया फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। सादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। देसी घी की अफादियत के ऊपर हमने बात की। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।